गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का, जहां हम लोग देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन परीक्षा से संबंधित केंद्र बिंदु को पकड़ते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके आधार पे क्रमशः आपको 10 से 15 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो या एसएससी से संबंधित हो, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए मित्रों, हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास के वर्गीकरण को देखते हैं। प्राचीन इतिहास को मुख्यतः हम लोग देखेंगे स्रोत एवं साक्ष्य के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। वह है प्राग ऐतिहासिक इतिहास, आधि ऐतिहासिक इतिहास एवं ऐतिहासिक इतिहास। प्राग ऐतिहासिक इतिहास वह इतिहास है जिसका न तो साक्ष्य उपलब्ध है और न ही जिसे पढ़ा जा सकता है, जबकि हम लोग आधि ऐतिहासिक इतिहास की बात करते हैं तो जिसकी साक्ष्य यानी लिपि तो उपलब्ध है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक इतिहास वह इतिहास है जिसका साक्ष्य है और लिपि पढ़ा भी जा सकता है। चूँकि आगे हम लोग जब देखते हैं तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास को भी मानव के प्रयोग के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग जानेंगे पाषाण कालीन इतिहास के नाम से। किस नाम से? पाषाण कालीन। पाषाण अर्थात पत्थर का युग, स्टोन एज, वह एज जिस समय मानव पत्थर का प्रयोग करता था। जब हम लोग देखते हैं कि कैसे पत्थर से मानव कांस्य की तरफ, जब मानव पत्थर से कांस्य की तरफ, यानी जब कांस्य का प्रयोग करने लगता है तो उस समय को हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन काल। यानी कांस्य क्या होता है तो तांबा और टीन का मिश्रण कांस्य कहलाता है, तो कांस्य युगीन काल। और हम लोग जब देखते हैं कि कांस्य के बाद मानव लोहे का प्रयोग करने लगता है तो इस काल को आयरन एज या लौह युगीन काल के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग जब देखेंगे कि कांस्य युगीन समय कौन सा समय है, तो कांस्य युगीन समय वही समय है जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी कांस्य युगीन समय के समय हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता विकसित हो रही होती है। फिर लौह युगीन समय की बात करते हैं तो यह वह समय है जब वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ होता है। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं कि इतिहास को स्रोत के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक इतिहास, आधि ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। जबकि प्रागैतिहासिक इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाणकालीन इतिहास, कांस्यकालीन इतिहास एवं लौहकालीन इतिहास। चूँकि पाषाण यानी पत्थर का आकार बड़ा और छोटा के रूप में होता था। जिस समय बड़े आकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, धीरे धीरे छोटे आकार के पत्थर का प्रयोग औजार के रूप में एवं विभिन्न आवश्यकता के आधार पर प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए पाषाण काल को भी आवश्यकता के आधार पे 3 भागों में बांट देते हैं, प्रयोग के आधार पे 3 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे नाम के रूप में कि कौन सा वो नाम है। तो पाते हैं पूरा पाषाण काल इतिहास में, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। चूँकि जब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल, जिसे सर्वप्रथम भारत में रॉबर्ट बुशफुट ने अध्ययन किया था। किसने? सर्वप्रथम रॉबर्ट बुशफुट ने अध्ययन किया था प्रागैतिहासिक इतिहास का। तो आज का हमारा वीडियो प्राग ऐतिहासिक इतिहास पर केंद्रित होगा और हम लोग देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक इतिहास में किस प्रकार से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में कैसे और क्या अंतर है, और यहाँ से किस किस बिंदु से हम लोगों के परीक्षा में क्वेश्चन आता है, तो इसका अध्ययन तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको वही बताया जाए जो परीक्षा उपयोगी हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक इतिहास के पाषाण काल का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1820 में जैगनस थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह युग में इस प्रागैतिहासिक काल को बांटा था। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत में पुरातत्व का जनक कनिंघम को माना जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसी क्रम में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जहां हम लोग पाएंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। और इसके बीच का क्या अंतर है, इसका अध्ययन करने के लिए एक आधार निर्धारित किए हैं, जिसे हम लोग देखेंगे कि काल यानी समय के आधार पर क्या अंतर है पाषाण काल के इस तीनों फेज में। फिर हम लोग बात करते हैं कि चरण के आधार पर कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में क्या कोई और भी चरण था, इसे और भी डिवीजन में बांटा गया था क्या। फिर हम लोग बात करते हैं कि इस पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में कुछ गुण भी था कि उस समय क्या परिवर्तन हुआ मानव के जीवन में, क्या गुण विकसित हुआ, कौन सी गुण खत्म हुई। फिर हम लोग बात करते हैं कि मानव अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार के औजार और सामग्रियों का प्रयोग करते थे। फिर हम लोग बात करते हैं कि समय मानव के द्वारा प्रारंभिक समय में क्या क्या खोजा गया और इसका क्रम क्या रहा। फिर हम लोग बात करते हैं कि इस समय से संबंधित हमारे पास आज के समय में क्या साक्ष्य है या कहाँ साक्ष्य है। तो आइए मित्रों, हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में काल के आधार पर अंतर। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि सबसे लंबा जो काल है मानव का, वह यही काल है पूरा पाषाण काल। वह काल जो मानव सबसे ज्यादा दिन व्यतीत किया। हम लोग बात करेंगे 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। बीसी यानी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। जब एडी कहीं लिखा हो तो हम लोग समझेंगे ईस्वी। तो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। उसी तरह से 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। जबकि नव पाषाण काल 10,000 या 4,000, कहीं कहीं 5,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक के समय को माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कहीं कांस्य का प्रयोग हो रहा था और कहीं लोहे का प्रयोग, तो कुछ जगह पे कांस्य और लोहे दोनों का प्रयोग हो रहा था। यानी एक ही समय में किसी जगह लोग थोड़े ज़्यादा विकसित हो गए थे तो कुछ लोग कम विकसित थे। तो इस फेज को ट्रांसफर फेज कहते हैं, जिस समय हम लोग देखेंगे कि मध्य पाषाण और नव पाषाण के बीच का समय फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन माना गया है कि 10,000 से 4,000 तक मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 4 से 5,000, या कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा 10,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक। तो हम लोग देख रहे हैं काल के आधार पे पूरा पाषाण काल में सबसे लंबा काल आया। फिर हम लोग देखेंगे चरण के आधार पे, चूंकि पूरा पाषाण काल में भी पत्थर का प्रयोग उसके आकार के आधार पे धीरे धीरे छोटा होते जाता है, इसलिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जबकि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम लोग देखे हैं कि संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहीं कहीं कांस्य का प्रयोग हो रहा था, उसी समय दूसरे जगह लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, इसलिए इस काल को हम लोग संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आधार गुण यानी विकास का आधार क्या रहा,
इस समय क्या मानव में गुण विकसित हुआ, तो देखेंगे कि मानव पूरा पाषाण काल में आखेटक थे। आखेटक यानी शिकारी, फिर खाद्य संग्राहक यानी अपने भोजन यापन के लिए खाद्य का संग्रह करते थे, कहीं से शिकार करके उसे एक जगह संग्रहित करते थे। लेकिन इस समय हम लोग देखते हैं कृषि नहीं था और पशुपालन नहीं था। ये मुझे याद रखना है क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है किस काल में कृषि का विकास हुआ, पशुपालन का विकास हुआ। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हो चुका था, जबकि देख रहे थे पूरा पाषाण काल में पशुपालन नहीं था। अब हम लोग देखते हैं पशुपालन जब आरंभ हो रहा होता है तो मध्य काल में माना गया है कि सबसे पहले किसी पशु को पाला गया तो वह पशु था कुत्ता। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। लेकिन जब नवपाषाण काल की समय आती है तो देखते हैं कि मानव में यह गुण पशुपालन से आगे बढ़कर के कृषि के तरफ बढ़ चुका होगा। पशुपालन यहाँ भी है, लेकिन आज का जो जीवन है, जैसे हम पशु को पालते हैं, जो आधारिक रूप से पालते हैं, वह पशुपालन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। फिर देखते हैं मानव जब कृषि करने लगेगा तो एक ही जगह रहने की आवश्यकता होगी, इस कारण से समाज का निर्माण हो जाता है। तो मानव के अंदर समाज का निर्माण भी हो चुका था। मानव एक जगह रहने लगे थे तो अस्थायी निवास भी प्रारंभ हो गया था। फिर हम लोग देखते हैं कि जब कृषि होगी तो मानव भोजन उत्पादन भी करने लगे थे, और इस कारण से हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन शुरू हो जाता है, फिर समाज हो जाती है, समाज के कारण अस्थायी निवास बन जाता है, और ये अस्थायी निवास भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में मानव को ला देती है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का औजार के आधार पे कि किस सामग्री का प्रयोग अपने जीवन यापन के से संबंधित चीज़ों को पूरा करने के लिए मानव पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में प्रयोग करते थे। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्वार्टेजाइड का प्रयोग करते थे, शल्क का प्रयोग करते थे, ब्लेड आदि का प्रयोग करते थे, जबकि मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पत्थर का प्रयोग करते थे। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक का इसका आकार होता था। जबकि आगे के समय में देखते हैं तो मानव स्लेट का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे, यानी स्लेट से बने हुए औजार का प्रयोग करने लगे थे। अब देखते हैं हम लोग औजार के रूप में मानव औजार से आगे खोज करना शुरू कर चुका होता है। चूंकि मानव पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग तो कर रहा होता है, लेकिन उससे आग का प्रयोग तो कर रहा होता है, लेकिन आग को समझ नहीं पा रहा होता है, विधिवत प्रयोग नहीं कर पा रहा होता है। वही मध्य पाषाण काल में आग का कैसे प्रयोग करना है ये समझ चुका होता है। और जब नवपाषाण युग की बात करते हैं तो मानव नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार शुरू कर चुका होता है। मानव कृषि और समाज के तरफ बढ़ चुका होता है। तो हम लोग देखेंगे कि मानव अब पहिए का आविष्कार कर चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में क्या आधार है, महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु का अतिरम्पक्कम, फिर मध्य प्रदेश का हथनौरा, भीमबेटका मध्य प्रदेश का, और यूपी का मिर्जापुर। यूपी के मिर्जापुर से औजार प्राप्त हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश के हथनौरा से मानव की खोपड़ी, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से नर्मदा घाटी के आसपास से चित्रकारी का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चूंकि ये तीनों साक्ष्य हथनौरा, भीमबेटका और मिर्जापुर तीनों काल से संबंधित है। तीनों काल यानी पूरा
मध्य और नवपाषाण काल से संबंधित है, लेकिन अतिरंपकम जो तमिलनाडु में पड़ता है पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल से संबंधित कोई स्थल, तो चौपानी मांडो जो यूपी में है, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन वहाँ से प्राप्त हुआ है। जबकि हम लोग नवपाषाण काल का देखते हैं तो बुर्ज होम यानी जो कश्मीर में है, बुर्ज होम एक गर्तवास को कहते हैं। गर्तवास का अर्थ होता है मानव जब पृथ्वी को खोद करके एक गड्ढा में निवास कर रहा होता है उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं। क्योंकि इसी जगह से मानव के साथ कुत्ता का कब्र प्राप्त हुआ है। तो हम लोग देखते हैं बुर्ज होम जो कश्मीर में है वहाँ से मानव के साथ कुत्ता का शव एवं गर्तवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसी तरह से कश्मीर में गुफा कराल जो है वो नवपाषाण कालीन संबंधित जगह है। फिर बिहार के सासाराम के पास से चिराद नामक जगह से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से यूपी के कोंढीवा से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास के पाषाण कालीन संबंधित 3 मुख्य भाग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में अंतर है। चूँकि इसमें जो मुख्य परीक्षा उपयोगी अंतर है उसे समराइज करके मैंने यहाँ दिया है। ये अति आवश्यक है एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य होता है। तो मित्रों, यदि आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो ये चार्ट आपको याद हो जाएगा, जो अवश्य ही किसी भी एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। ओके, बाय।